नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, वेल्डिंग सिंबल। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, सीस्विप 3.1 का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उसी के लिए हमने अभी पूरा फिनिश किया लाइन बाय लाइन टिपिकल ड्यूटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर के बारे में। ये जो मैं बात कर रहा हूँ लास्ट एग्जाम 2020 में लिया गया है, जनवरी 2020 में जो एग्जाम लिया गया है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी दूसरा चैप्टर है टर्म्स एंड डेफिनेशन के बारे में, तीसरा है हमारा वेल्डिंग इनपरफेक्शन एंड मटेरियल इंस्पेक्शन के बारे में, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन 40% क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, तो आपको ये चैप्टर करना चाहिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, उसके बाद हमने वेल्डर एंड वेल्डर क्वालिफिकेशन, उसमें हमने डेप्थ में गए कि डब्ल्यूपीएस बनाते हैं तो प्रपोज्ड डब्ल्यूपीएस बनाना है, प्रपोज्ड डब्ल्यूपीएस बनाने के बाद रन बाय रन वेल्डिंग इंस्पेक्टर या वेल्डिंग इंजीनियर है वो नोट करेगा, वो सब चीज पुट करेगा, वो वैल्यू जो है वो पुट करेगा पीक्यूआर में, और वो पीक्यूआर का मैकेनिकल टेस्ट होगा, वेदर वो इम्पैक्ट हो आपको जो भी एज पर रिक्वायरमेंट है। लेकिन टेंसाइल बेंड एंड मैक्रो तीनों कंपलसरी टेस्ट है, ये तीनों कंपलसरी करना है। क्लाइंट अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट देता है कि कोई कोरोजन रिक्वायरमेंट चाहिए या फिर इम्पैक्ट टफनेस चाहिए तो अलग से उसको करवाना पड़ेगा और फिर पीक्यूआर में वो वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो उसी के बाद वो वैल्यू बनने के बाद फिर वो हम डब्ल्यूपीएस बनाएंगे, डब्ल्यूपीएस में नॉन एसेंशियल वेरिएबल भी पुट करेंगे और वही वैसे बनेगा हमारा फुल डब्ल्यूपीएस। और डब्ल्यूपीएस क्वालिफाई होने के बाद फिर हमको वेल्डर क्वालिफिकेशन करना है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको ऑलरेडी बोला है कि पीक्यूआर बनाने के टाइम पे, डब्ल्यूपीएस बनाने के टाइम पे वेल्डर है वो अनक्वालिफाइड होगा तो चलेगा। अनक्वालिफाइड वेल्डर से वो आप पीक्यूआर या डब्ल्यूपीएस बनवा सकते हैं, और बनवाने के बाद अगर वो पास होता है तो वो वेल्डर भी कुछ रेंज के उसका एसेंशियल वेरिएबल के रेंज में वो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है। वेल्डिंग क्वालिफिकेशन, वेल्डर क्वालिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। विजुअल इंस्पेक्शन करना है, पीटी और एमटी दोनों में से कोई एक चीज, और आरटी और यूटी दोनों में से कोई एक चीज। इतना तीन चीज हम करने के बाद फिर हमारा डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में बैंड टेस्ट चाहिए तो बैंड टेस्ट, इम्पैक्ट सॉरी बैंड टेस्ट के बाद फ्रैक्चर निक बैंड जो चाहिए वो, और मैक्रो चाहिए तो वो, उसके बाद वेल्डर क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया मटेरियल इंस्पेक्शन के बारे में डेप्थ में कि क्रोम का क्या रिलेशन है, निकल का क्या रिलेशन है, कार्बन मोली वेनेडियम सब अपना अपना ड्यूटी कैसे करते हैं मटेरियल के अंदर, उसके बारे में पूरा हम डेप्थ में मटेरियल इंस्पेक्शन में डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेल्डिंग सिंबल, चैप्टर नंबर 9। जो वेल्डिंग सिंबल है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेल्डिंग सिंबल प्रेजेंट करने से आपको फायदा ये है ड्राइंग छोटा बन जाता है, सभी चीज ड्राइंग में इन्वॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। उसी की वजह से वेल्डिंग सिंबल से अगर प्रेजेंट करते हैं हम कोई भी सिंबल को तो हम हमारे लिए फायदा है, ड्राइंग का कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम होगा। मतलब जो बनाते हैं बहुत लंबा चौड़ा ड्राइंग रहता है वो भी थोड़ा कम होगा, और अंडरस्टैंडिंग में भी रहेगा अच्छा, और स्टैंडर्ड एक प्रैक्टिस रहेगा। अभी हम वेल्डिंग सिंबल के बारे में हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे। A weld joint can be represented on engineering drawing by detailed sketch showing every detail। देखो, इंजीनियरिंग जो ड्राइंग रहता है उसमें वेल्डिंग सिंबल हम प्रेजेंट करते हैं, जो क्या प्रेजेंट करता है, एवरी डिटेल प्रेजेंट करता है विथ डायमेंशन। डायमेंशन भी कभी कभी चाहिए तो वेल्डिंग सिंबल के अंदर हम ऐड करते हैं ताकि जॉइंट प्रिपरेशन हो हमारा एज पर रिक्वायरमेंट हमारा अच्छा सा बने। और यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक वेल्डिंग सिंबल दिखाया गया है, सिंगल यू जॉइंट दिखाया है। यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे R6 मतलब रेडियस है, 8 से 12 उसका डिग्री है, और 1 to 3 mm उसका रूट फेस है, और रूट गैप जो है 1 से 4 mm का रूट गैप है। इसको बोलते हैं सिंगल यू प्रिपरेशन। ऑलरेडी हमने टर्म्स एंड डेफिनेशन में उसके बारे में पूरा डेप्थ में किया है। ठीक है, यही सिंबल को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिखाया है नीचे। while this method is representation give the comprehensive information, it can be time consuming and overburden of the drawing। थोड़ा ये ओवरबर्डन तो है ही, टाइम कंज्यूमिंग भी है क्योंकि अंडरस्टैंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसी के लिए एक्स्ट्रा आपको एक
सेशन करना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा आपको समझाना पड़ेगा लोगों को अवेयरनेस में समझाना पड़ेगा। वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, क्वालिटी इंस्पेक्टर है, प्रोडक्शन इंजीनियर है, प्लानिंग इंजीनियर है, उसको समझाना पड़ेगा कि ऐसे सिंबल को ऐसा प्रेजेंट करते हैं, उसी की वजह से ऐसा सिंबल दिया है तो इसका मतलब ऐसा होता है। ऐसा अवेयरनेस लाने के लिए ऐसा कुछ ट्रेनिंग देना पड़ेगा आपको। द अल्टरनेटिव मेथड इज यूज symbolic representation to specify the required information is shown below in same detail। देखो ऊपर का जो सिंबल है उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे दिखाया है वेल्डिंग सिंबल। यहाँ पे यू जॉइंट है तो यहाँ पे यू बना दिया गया है, मेरा कर्सर जहाँ पे है वहां पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ यू बनाया है। और यहाँ पे जो ए जो दिखाया है उसको एरो लाइन बोलते हैं, एरो बोलते हैं। यहाँ पे ये जो रेफरेंस लाइन एंड कंटिन्यूस लाइन है, ऊपर वाला रेफरेंस लाइन है, नीचे का कंटिन्यूस लाइन है, ठीक है। वो सब आएगा में डेप्थ में ऊपर करवाएगा, नीचे आएगा में करवाएगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेड हैज फॉलोइंग द एडवांटेज। उसका एडवांटेज क्या है? सिंपल एंड क्विक टू पुट इन ड्राइंग। जल्दी से ड्राइंग के अंदर पुट कर जल्दी से हम ड्राइंग के अंदर डाल देते हैं, वो भी एक फायदा है। दूसरा, डज नॉट ओवरबर्डन द ड्राइंग। ओवरबर्डन, ज्यादा ड्राइंग बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगा ऐसा नहीं बनेगा, एकदम सिंपल ड्राइंग बनेगा तो रीडिंग करने में अच्छा लगेगा और रीडिंग भी अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। नो नीड टू एडिशनल व्यू, नो नीड फॉर एन एडिशनल व्यू और ऑल वेल्डिंग सिंबल कैन बी पुट ऑन द मेन असेंबली ड्राइंग। आप सभी जितने भी ड्राइंग है वो सभी में हम ऐड कर सकते हैं वैसा सिंबल, ताकि हम अच्छी तरह से ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर पाए। ओके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेड डिसएडवांटेज। देखो सबका डिसएडवांटेज भी होता है, सबका एडवांटेज भी होता है, तो इसका भी डिसएडवांटेज ये है, कैन ओनली यूज्ड इन स्टैंडर्ड जॉइंट। देखो कभी कभी कॉम्प्लेक्स जॉइंट रहता है कि हमको कुछ अलग तरीका जॉइंट चाहिए ऑन जॉब में, तो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता है, उस टाइम पे हमको प्रॉब्लम रहता है कि हमको उसको कैसे वेल्डिंग ड्राइंग के अंदर डाले। इसके लिए उसको फुल ड्राइंग डालना पड़ता है कि ऐसा ऐसा ड्राइंग। तो स्टैंडर्ड जो जॉइंट है, स्टैंडर्ड जॉइंट कौन से है? वी जॉइंट है, बीवेल है, बीवेल में सिंगल वी, सिंगल यू, डबल यू, सिंगल जे, डबल जे, और कुछ टाइप के लेप जॉइंट, वो सब जो स्टैंडर्ड जॉइंट है उसी को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी के जो कॉम्प्लेक्स जॉइंट रहता है उसको हम प्रेजेंट करना मुश्किल बन जाता है, तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है। देयर इज नॉट अ वे टू गिव द प्रिसाइज डायमेंशन ऑन द जॉइंट डिटेल। हम कभी कभी ऐसा होता है प्रिसाइज डायमेंशन, एकदम चौकस डायमेंशन जो डालना रहता है वो कभी कभी अंडरस्टैंडिंग करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो वो भी एक मसला है। और प्रिसाइज ड्राइंग जो हमको चौकस डायमेंशन डालना रहता है वो भी हम कभी कभी नहीं डाल पाते हैं, अगर डाल भी दिया तो समझने में भी दिक्कत हो जाएगी, वो भी प्रॉब्लम। सम ट्रेनिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द सिंबॉलिक करेक्टली। तो कुछ ट्रेनिंग चाहिए उसी के लिए। मैं अभी पे आपको बोला प्रोडक्शन इंजीनियर को, प्लानिंग इंजीनियर को कभी कभी जो अवेयरनेस नहीं है, जो लोग 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, जो लोग फ्रेशर है, उसको थोड़ा समझाना मुश्किल है। इसी के लिए उसको अलग से एक वेल्डिंग सिंबल का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि भाई हमारा कंपनी का अगर ड्राइंग बनता है तो उसमें एज पर कोड ऐसा ऐसा अगर ड्राइंग आता है तो उसका मतलब ये हुआ, ऐसा हमको समझाना पड़ेगा। अगर नहीं समझाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और मे बी रॉन्ग रिवर्क होने का भी चांसेस है, मे बी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की वजह से जॉब में भी कांड होने का प्रॉब्लम होता है। अभी पहला है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेल्डेड जॉइंट ऑन ड्राइंग। कौन से स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं वेल्डिंग सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन करने के लिए? तो यहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड, ये आपको याद ही रखना है, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा कि वेल्डेड एंड ब्रेज्ड soldered joint symbolic representation on drawing which code is presented, ऐसा करके नीचे ऑप्शन रहेगा 4, EN22553, EN22552, EN55223, ऐसा करके यहाँ पे नंबरिंग चेंज कर दिया जाएगा। तो आपको 22553 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आएगा ही, सिस्विप 3.1 का जो लोग एग्जाम देंगे उसको ये क्वेश्चन, लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो ये आएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है वो है AWS 2.4, जो ऑलरेडी मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्टर, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ
वेल्डिंग इंस्पेक्टर, उसमें ऑलरेडी मैं डिस्कस किया है, वैसा मैंने 2 घंटे का एक सेशन लिया था, उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया था कि AWS 2.4 है, जो A2.4 वो स्टैंडर्ड सिंबल को रिप्रेजेंट करता है वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है, जनरली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको ये तो याद कंपलसरी रखना ही है 22553, ठीक है, वो तो कंपलसरी याद रखना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आपको पास होना है तो क्वेश्चन आएगा, चारों पेपर में एक एक क्वेश्चन इसी का है। ओके, these standards are very similar in many respects, but there is also some major difference that need to be understand avoid the मिसइंटरप्रिटेशन। देखो, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड मोस्टली तो सेम ही है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग है, इसके लिए यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन ना हो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ऐसा यहाँ पे क्या क्या चेंज होता है दोनों कोड में, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए, वो आगे में आएगा। डॉटेड लाइन का एक फर्क है, बहुत सारे फर्क है यहाँ पे, तो वो भी मैं समझाएगा। डिटेल ऑफ द यूरोपियन स्टैंडर्ड आर गिवन in following subsection with only brief information about how the American standard different from the यूरोपियन स्टैंडर्ड। अभी ये ब्रीफली हम डिस्कस उसके बारे में करेंगे। एलिमेंट्री वेल्डिंग सिंबल, वेरियस टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। देखो, अलग अलग टाइप के वेरियस टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट, बहुत सारे जॉइंट जो है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉइंट है, उसको हम सिंबल्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलरेडी मैं एक चैप्टर करवाया था वेल्डिंग, एक मिनट में वो चैप्टर भी निकाल लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता चले। स्विफ्ट 3.1 उसमें टर्म्स एंड डेफिनेशन, इसमें मैं समझाया था कि कितने टाइप के जॉइंट है, कितने टाइप के, यहाँ पे देखिए, ये बट जॉइंट, टी लेप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एड जॉइंट, कॉन्फ़िगरेशन, ये एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी वो चैप्टर करवाया था, उसमें भी मैं पूछा था। क्रूशियल क्रूशियल फॉर्म जॉइंट, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन याद ही रखना है। आगे ऑलरेडी मैं सिंबॉलिक, देखो ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ऑलरेडी मैं ये करवाया है ये चैप्टर, मैं यहाँ पे जस्ट ब्रीफली यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो, ये पोजीशन के बारे में था, ठीक है। तो ये चैप्टर जिसने नहीं किया है वो आप एक बार कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा डेप्थ में पता चलेगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सीस्वीप एग्जाम जो दे रहे उसको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट आर प्रेजेंटेड बाय द सिंबॉलिक दैट इज इंटेंडेड टू हेल्प द इंटरप्रिटेशन बाय बीइंग द सिमिलर ऑफ द शेप एंड वेल्ड टू बी मेड, उसके हिसाब से हम वेल्डिंग मार सकते हैं, वो भी यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल of symbols used by BSEN 22553 are shown in following page, नीचे दिखाया है। देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सिंबल यहाँ पे दिखाया है। देखो, स्क्वायर बट जॉइंट को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, दो लाइन मार्क है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल वी बट जॉइंट, बट वेल्ड जो है उसको कैसे, ऐसा एक क्रॉस में लाइन बना के वी में, ठीक है, ऐसा वी टाइप का, ABCDEFG ऐसा करके वहाँ पे वी, इसी के वजह से उसको यहाँ पे वी बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे है कि उसको समझ में नहीं आता है, इसके लिए यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सिंगल बीवेल बटवेल है। कभी कभी देखो यहाँ पे एक एज एकदम सीधा है, वो दूसरे एज में बीवेल बनाया है, तो यहाँ पे एक सीधा और एक थोड़ा सा बीवेल बनाने का। ओके, सिंगल वी बटवेल्ड विथ बॉर्ड रूट फेस, रूट फेस ज्यादा है इसका, और वहाँ पे नीचे में कोई डबल वी भी नहीं है, तो उसको सिंगल वी के लिए ऐसा प्रेजेंट करते हैं। सिंगल बीवेल बट वेल जो है वो एब्रोड रूट फेस के लिए ऐसा प्रेजेंट करते हैं, और सिंगल यू बट वेल के लिए यहाँ पे वैसा प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये सिंगल यू जॉइंट है, सिंगल जे जॉइंट के लिए यहाँ पे वैसा दिखाया है, वैसे फिलेट जॉइंट के लिए वैसे। सरफेसिंग क्लेडिंग, देखो 5 पेपर में से एक क्वेश्चन आएगा, सरफेसिंग क्लेडिंग को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये मैं हाईलाइट किया, वो क्वेश्चन आएगा। बेकिंग रन एंड बैक ऑफ बेकिंग वेल्ड, उसको ऐसे, मतलब यहाँ पे नीचे जो एक कलर डिफरेंट है
वहाँ पे अगर वेल्डिंग ऐसा मारा है, मतलब ये बैक वेल्ड मारा है, तो उसको ऐसे बनाना है, उसको वैसे प्रेजेंट करना है। ये आप याद रखिए, क्योंकि आगे का अभी मैं समझाएगा, उसमें आपको क्लियर कट समझ में आए। बेकिंग बार को कैसे एकदम रेक्टेंगल में आपको प्रेजेंट करना है। डबल वी बट वेल्ड, तो उसको ऐसा क्रॉस वी और नीचे भी वी बना उल्टा ऐसा करके प्रेजेंट करना है। डबल बीवेल बट वेल्ड को के टाइप के से प्रेजेंट करना है, और डबल यू जॉइंट को यहाँ पे दिखाया है वैसे प्रेजेंट करना है, और डबल जे जॉइंट वेल्ड को यहाँ पे दिखाया वैसे प्रेजेंट करना है। ओके, सप्लीमेंट्री सिंबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सप्लीमेंट्री सिंबल कुछ अलग तरह के सिंबल है, और फ्लैट एंड फ्लश बीवेल वी बट वेल्ड उसको वैसे प्रेजेंट करते हैं, और कन्वेक्स डबल वी बट वेल्ड उसको यहाँ पे क्रॉस मार के ऊपर टोपी लगा देते हैं, वैसा प्रेजेंट करते हैं। कनकेव फिलेट वेल्ड उसको फिलेट बनाना है, और कनकेव है तो उसको यहाँ से थोड़ा कॉर्नर लगा देना है, वैसे आपको प्रेजेंट करना है, क्रॉस बना देना है। और फ्लश फ्लैट फ्लश सिंगल वी बट वेल्ड विथ फ्लैट बैकिंग रन, ये आपको याद ही रखना है, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये लाइन बाय लाइन याद रखना है। याद नहीं भी रहता है तब भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंगल वी बट वेल्ड विथ अब्रोड रूट फेस, तो अगर ऐसा कहे सिंगल वी, तो यहाँ पे सिंगल वी बना दिया, नीचे अगर यहाँ पे रूट फेस अब्रोड है तो उसको थोड़ा ये लाइन से लंबा दिया, और नीचे पे बेकिंग मारा है तो यहाँ पे बेकिंग का नीचे टोपी पहना दिया, तो ऐसा करके प्रेजेंट करना है। फिलेट वेल्ड विथ बोथ टॉय ब्लेंड स्मूथली, देखो बैंड ब्लेंड स्मूथली मतलब क्या हुआ, टॉय को ब्लेंड स्मूथली मतलब यहाँ पे थोड़ा ग्राइंडिंग करना है, यहाँ पे मैं जो मेरा कर्सर है वहां पे, और यहाँ पे एक कर्सर है वहां पे, थोड़ा ग्राइंडिंग करना है, उसको बोलते हैं ब्लेंड स्मूथली। और एक क्वेश्चन आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस किया, वो क्वेश्चन आएंगे ही। टोटल सिस्विप 3.1 के 148 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर में आता है, उसमें से 3 क्वेश्चन में ये चैप्टर का बताया, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसे छाता उल्टा छाता बना देना है, और आपको ऐसा ही याद रखना, फिलेट वेल्ड विथ बोथ टॉय ब्लेंड स्मूथली, ऐसा ही याद रखना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा छाता वाला है, ऐसा ब्लेंड स्मूथली आता था, ऐसा कुछ था, ऐसा नहीं, आपको क्वेश्चन घुमा भी सकता है। फिलेट की जगह यहाँ बट डाल देगा, और फिलेट वेल्ड विथ बोथ टॉय की जगह सिंगल टॉय यहाँ पे लिख देगा, सिंगल टॉय ब्लेंडेड स्मूथली, तो ऐसा भी लिख देगा। तो आपको याद रखना है, ये जो मैं हाईलाइट किया वैसा ही याद रखना है, और वैसे ही आपको आंसर देना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये सिंबल ड्रॉ कर दिया जाएगा, नीचे चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से चारों में से एक ऑप्शन ये रहेगा, ऐसा लाइन बाय लाइन, फिलेट वेल विथ बोथ टॉय ब्लेंडेड स्मूथली, ऐसा करके आपको रहेगा, तो आपको यही आंसर देना है। आगे, पोजीशन ऑफ सिंबल ऑन ड्राइंग, देखो ड्राइंग में पोजीशन उसका कैसा रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर टू एबल इन ऑर्डर टू बी able to provide the comprehensive detail and well joint, it is necessary to distinguish two sides of the weld joint. This is done accordance with BS EN 22553। एक क्वेश्चन आएगा कि 22553 क्या प्रेजेंट करता है, तो आपको समझाना है कि वेल्डिंग सिंबल को प्रेजेंट करता है इन यूरोपियन स्टैंडर्ड। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करें तो AWS 2.4, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, खाली यही क्वेश्चन आपको याद रखना है, BSEN 22553 व्हाट इज द प्रेजेंट, ऐसा। ओके, अभी एरो लाइन और ड्यूल रेफरेंस लाइन कंसिडरेशन, कंटिन्यूअस और डैशेड लाइन, तो आपको यहाँ पे मैं ये सिंबल जो प्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझा देता हूँ। 1 नंबर यहाँ पे दिखाया है उसको बोलते हैं एरो लाइन, यहाँ पे दिखाया है क्लियर एरो लाइन। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर जो ये है, ये यहाँ पे 1 नंबर उसको बोलते हैं एरो लाइन, वो एरो टाइप दिखता है इसके लिए उसको बोलते हैं एरो लाइन। 2 ये जो है उसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, उसको कंटिन्यूअस लाइन भी बोलते हैं। आपको दोनों याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो कभी रेफरेंस लाइन लिख के पूछा जाएगा, कभी कंटिन्यूअस लाइन के लेके पूछा जाएगा, तब आपको कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं, कंटिन्यूअस लाइन तो समझ में आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है, आइडेंटिफिकेशन लाइन
और रेफरेंस लाइन, वैसा दोनों में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा आइडेंटिफिकेशन लाइन बोलते हैं, कौन सा रेफरेंस लाइन बोलते हैं। तो रेफरेंस लाइन मतलब उसका कंटिन्यूअस लाइन ही है, तो आपको ये याद रखना है। 2B जो है वो आइडेंटिफिकेशन लाइन, आइडेंटिफिकेशन लाइन उसको डैशड लाइन भी बोलते हैं, डॉट डॉट वाला लाइन जो है उसको डैशड लाइन भी बोलते हैं। 3 नंबर जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करता है वेल्ड सिंबल को। अगर सिंगल वी तो यहाँ सिंगल वी दिखाया है, डबल वी तो वहाँ पे ऊपर हमने पूरा दिखाया था, वैसे यहाँ पे जो ये सब चीज़ दिखाया वैसे आप सबको प्रेजेंट करेगा। अगर सिंगल वी है तो सिंगल वी, छाता नीचे डालना है तो डालना है, नहीं डालना है तो नहीं डालना है, वो सब चीज़ 3 में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन एरो लाइन एंड जॉइंट लाइन्स, ठीक है, वो दोनों का रिलेशनशिप क्या है। अगर यहाँ पे एरो लाइन दिखाया है तो वो जो जाएगा वो अदर साइड रहेगा, और जो एरो रहेगा वो एरो साइड बोला जाएगा। ठीक है, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं सिंबल अभी समझाने बैठेगा, कौन सा सिंबल कहाँ आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, वो समझाने बैठेगा, तब आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रहेगा। वन एंड ऑफ द जॉइंट लाइन इज कॉल्ड एरो लाइन एंड ऑपोजिट एंड इज कॉल्ड अदर साइड। देखो ये यहाँ पे एक एंड है उसको एरो साइड बोलते हैं, दूसरा एंड है उसको बोलते हैं अदर साइड, और एरो लाइन जिस साइड रहेगा उसको एरो साइड बोलते हैं, उसकी ऑपोजिट साइड अदर साइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर बात है, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। The arrow side is always end of the joint line. That arrow line point to and touch। देखो एरो है ऑल टाइम यहाँ पे टच होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टच नहीं है तब भी कांड हो जाएगा, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं, लेकिन इसका रेफरेंस लेके दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा कभी कभी, कुछ आपको मैं ऊपर दिखाया 3 क्वेश्चन, उसमें से एक सिंबल में ये जो एरो है वो थोड़ा दूर रहेगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा, तब आपको वो आंसर, ये आंसर देना नहीं है। यहाँ पे क्लियर लिखा है एरो साइड इज ऑलवेज टू एंड ऑफ द जॉइंट लाइन एंड दैट एरो लाइन पॉइंट एंड टचेज, टच होना है, टच होगा वही आपको आंसर देना है। ठीक है, ऊपर का ही क्वेश्चन में एक ऑप्शन ऐसा रहेगा, लेकिन आपको वो ऑप्शन, आप दोनों में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर तो दोनों सही है यार, कौन सा आंसर दूं। तो आपको याद रखना है कभी भी एरो जो है वो टच होता है तो थोड़ा दूर नहीं होता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा और थोड़ा दूर का ऑप्शन दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 2020 में एग्जाम लिया, जब तक वो दिसंबर तक चलेगा तब तक वो पेपर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में भी पेपर चेंज होने का चांसेस है। तो ये जो 2020 में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उसी के साथ में बात कर रहा हूँ, बाकी के तो पता नहीं मुझे आगे क्या होगा, पेपर में भी चेंज भी हो जाए 2021 में। ठीक है, इट कैन बी at either end of the joint line and it is draftman who decide the end make the arrow side। ड्राफ्टमैन डिसाइड करेगा कैसा करना है कैसा नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे एरो लाइन जो है, यहाँ पे फिलेट जॉइंट का, ये मैं बात किया था ऊपर में बट जॉइंट का, अभी फिलेट जॉइंट का बात करें तो एरो साइड जो है उसको बोलते हैं, एरो साइड वाला उसके जस्ट बगल वाला है उसको अदर साइड बोलते हैं। ठीक है, एरो लाइन जो साइड में है उसको एरो साइड बोलते हैं, और उसकी जस्ट अदर साइड को बोलेंगे अदर साइड। एरो लाइन अगर इस साइड है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होने का, यहाँ पे ऑपोजिट साइड नीचे नहीं जाना है फिलेट जॉइंट में। ठीक है, देखो बट जॉइंट में हम ऊपर नीचे गए, ऑपोजिट साइड गए, यहाँ पे देखिए एरो लाइन जिस साइड में है उसको एरो साइड बोले, उसकी जस्ट ऑपोजिट साइड में आउट साइड बोले, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, उसके साइड में जाना है फिलेट जॉइंट में, उसमें साइड में निकालना है। एरो लाइन जो है वो एरो साइड इस साइड है और अदर साइड उसको दूसरी साइड बोलते हैं। यहाँ पे भी एक दूसरी तरह से दिखाया है, एरो लाइन जो है उसको एरो साइड बोलते हैं, उसकी जस्ट दूसरी साइड उसको बोलते हैं अदर साइड। ओके, देयर इज सम convention about the arrow line, it must touch one end of the joint line। देखो यहाँ पे टच ही होना चाहिए, मस्ट टच लिखा है। ठीक है, मस्ट मतलब कंपलसरी, ये टच ही होना चाहिए। मैं आपको अभी एक ऑप्शन के बारे में बात किया, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे, इट जॉइंट वन एंड ऑफ द कंटिन्यूअस रेफरेंस लाइन, इट जॉइंट वन एंड ऑफ कंटिन्यूअस रेफरेंस लाइन। देखो यहाँ पे वो कंटिन्यूअस रेफरेंस लाइन से कंटिन्यूअस ही होगा। देखो यहाँ पे ये जो एरो स्टार्ट हो रहा है वो कंटिन्यूअस लाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो डॉटेड लाइन से नहीं जुड़ा, डॉटेड लाइन तो उसके जस्ट नीचे है,
तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि इट जॉइंट जॉइंस वन एंड ऑफ द कंटिन्यूअस रेफरेंस लाइन। इसका एक दूसरा जो जॉइन है वो कंटिन्यूअस लाइन के साथ आगे बढ़ेगा। ओके, इन केस ऑफ नॉन सिमेट्रिक जॉइंट, नॉन सिमेट्रिक इसको बोलते हैं नॉन सिमेट्रिक जॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन सिमेट्रिक जॉइंट। कभी कभी क्या सिमेट्रिक जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा एरो साइड दिखाएंगे तो हम वी दोनों साइड बना देंगे, लेकिन नॉन सिमेट्रिक जॉइंट में क्या होगा, सच एज अ सिंगल बीवेल जॉइंट। देखो ये सिंगल बीवेल जॉइंट हुआ, दोनों साइड में बीवेल नहीं है, ये सिंगल बीवेल जॉइंट में the arrow line must point toward the joint member that have welded prepared the put on the side of below। मतलब यहाँ पे ऐसा दिखाया है कि इसको प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे ये जो कंटिन्यूअस लाइन स्टार्ट हुआ है यहाँ से एरो साइड गया है, तो वो एरो जिस पोजीशन दिखाता है, इस ये एरो क्या दिखाता है कि यहाँ पे ये दिखाता है, ठीक है, इस साइड में, तो वो जो वी बनेगा वो यहाँ पे इस साइड बनेगा। तो यहाँ पे जो दिखाया है वो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। मे बी कर्सर दिखेगा ना दिखेगा, इसके लिए मैं वापस उसको एक बार दिखा भी देता हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इसी की, यहाँ पे जो दिखाया है इसकी, ठीक है। देखो ये ग्रूव यहाँ से आया, ये ग्रूव यहाँ से आया, ठीक है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, जो एरो का डायरेक्शन जो है वही प्लेट यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एरो का डायरेक्शन हमारा दिख रहा है कि ये साइड में दिखाया है, तो यहाँ पे यही साइड में हमको प्रेजेंट करना है। एरो जिस साइड जाएगा, जो अनसिमेट्रिक जॉइंट में है, जो नॉन सिमेट्रिक जॉइंट है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, जो सिमेट्रिक जॉइंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ द रेफरेंस लाइन एंड वेल्ड जॉइंट। पोजीशन ऑफ रेफरेंस लाइन एंड वेल्ड जॉइंट का पोजीशन कैसे होगा, द reference line shall whether possible be drawn parallel to the bottom end of the drawing but perpendicular to it। ओके मैं आगे आएगा, मैं समझाएगा इसके बारे में, ठीक है। For the non-symmetric joint, it is essential that arrow side and other side of the weld to be designated and conversion is going there। conversion यहाँ पे below पे दिखाया वैसा। Symbolic for the weld detail required in arrow side must be placed in continuous line and symbol of for the weld detail and other side must be placed in dashed line। मतलब यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, तभी आपको ज़्यादा डेप्थ में समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे जाता है उसको डैशड लाइन के टच होना चाहिए, जो जो एरो साइड रहेगा उसको एक कंटिन्यूअस लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है। मैं क्या बोला, एकदम क्लियर वर्ड है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि देखो मुझे पता है जब एग्जाम देने आप बैठते हैं बहुत कंफ्यूजन होता है, ये कौन सी साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा। इसके लिए मैं आपको ये प्रेजेंट करता हूँ कि जो डैशड लाइन है वो अदर साइड जाएगा, और वो जो ऊपर में कंटिन्यूअस लाइन के ऊपर जो ड्रॉ करते हैं वो एरो साइड जाएगा। यहाँ पे ऊपर का एक सिंबल दिखाया है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस लाइन जो है वो एरो साइड यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, ये एरो साइड हो गया, मतलब ऊपर का पोजीशन एरो साइड का। यहाँ पे वी दिखाया है कंटिन्यूअस लाइन के टच करके, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एरो साइड में ही वी रहेगा, तो यहाँ पे वी हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसा वी बना दिया। फिर देखो डैशड लाइन के नीचे कैप पहनाया हुआ है, तो उसका मतलब ये हुआ ये जो बैकिंग रन जा रहा है वो उसकी अदर साइड जा रहा है। डैशड लाइन के अंदर जो टच होगा वो अदर साइड जाएगा, एरो साइड नहीं जाएगा, अदर साइड। यहाँ पे मैं क्लियर वर्ड बोल रहा हूँ, आपको याद ही रखना है, ठीक है। अदर साइड गया, यहाँ पे देखिए वो जो कैप गया वो अदर साइड गया, यहाँ पे भी जो दिखाया उसका ऐसा। देखो एक ही तरह से वो सिंबल प्रेजेंट करना ऐसा जरूरी नहीं है, हर अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे तब भी यहाँ पे मैं सिंगल वी बेल्ड विथ बैक रन दिखाया वैसा ही होगा। देखो यहाँ पे डैशड लाइन के ऊपर वी गया है तो वो हो गया डैशड लाइन के ऊपर डाला है, इसका मतलब वो अदर साइड जाएगा, और यहाँ कंटिन्यूअस लाइन के ऊपर डाला है कैप तो नीचे एरो साइड ही रहेगा, तो कंटिन्यूअस लाइन वाला एरो साइड मतलब नीचे यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे नीचे आ गया, और ये जो वी है वो एकदम ऊपर चढ़ गया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा बहुत बुरी बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे एकदम क्लियर वर्ड में समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे दूसरी तरीके से उसको प्रेजेंट किया आपको समझाने के लिए ये TWI ने।
कि देखो एरो साइड जो है वहां पे कंटिन्यूअस लाइन जो है उसके ऊपर डैशेड लाइन डाला है, ठीक है। तो वो डैशेड लाइन के ऊपर जो कैप ड्रॉ किया है, आपको याद रखना है डैशेड लाइन के ऊपर कैप डाला है तो डैशेड लाइन से ऑपोजिट साइड, अदर साइड, एरो साइड नहीं पर ऑपोजिट साइड, अदर साइड जाएगा, तो यहाँ पे नीचे वो आएगा, ठीक है। और वो कंटिन्यूअस लाइन पे गया है वो वी, तो वो एरो साइड, जो कंटिन्यूअस लाइन पे रहेगा वो एरो साइड ही प्रेजेंट करेगा, जो डैशेड लाइन के ऊपर जाएगा वो अदर साइड जाएगा। यहाँ पे भी देखिए डैशेड लाइन के ऊपर वी है, वी नीचे एरो साइड है तो अदर साइड उसका ऊपर का बना, तो ऊपर में वी गया और नीचे कैपिंग वाला जो कंटिन्यूअस लाइन में है तो वो कंटिन्यूअस लाइन नीचे आया। तो एक ही सिंबल, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिंगल वी वेल्ड विथ बैकिंग रन, उसको चार तरीके से प्रेजेंट किया आपको समझाने के लिए। एकदम सिंपल यहाँ फंडा ये है, जो डैशेड लाइन के ऊपर रहेगा वो एरो की अदर साइड जाएगा और जो कंटिन्यूअस लाइन के ऊपर रहेगा वो एरो साइड जाएगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन हुआ तब आपके ऊपर है, मैं अभी इससे ज्यादा तो कुछ समझा नहीं सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ वेल्ड। देखो कभी कभी क्या होता है, हमको डायमेंशन भी प्रेजेंट करना रहता है। तो डायमेंशन हम कैसे प्रेजेंट करेंगे उसी के बारे में लिखा है कि डायमेंशन जो है वो लेफ्ट साइड में डालना चाहिए। देखो S10 लिखा है, मतलब यहाँ पे 10 mm तक हमको जाना। वो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी डाल सकते हैं, सॉरी ये लेफ्ट साइड में डाला है, राइट साइड में भी डाल सकते थे, लेकिन यहाँ राइट साइड डायमेंशन नहीं डालना है आपको, वही ऊपर जो बात कर रहा है वही बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेंथ डायमेंशन फॉर द वेल्ड आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सिंबल। तो आपको राइट हैंड साइड में ही डालना है सिंबल के, ये जो सिंबल हमने प्रेजेंट किया है यहाँ पे S10, वो राइट हैंड साइड ही डालना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं डालना। पहले मैं बोला था थोड़ा गड़बड़ हुआ था, यहाँ पे मैं अभी क्लियर बोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एब्सेंस ऑफ एनी इंडिकेशन ऑन द contrary ऑल बट वेल्ड फुल्ली पेनेट्रेशन वेल्ड, फुली पेनेट्रेशन वेल्ड रहेगा उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिकेशन कहाँ पे भी आप प्रेजेंट करो। लेकिन अगर नहीं प्रेजेंट किया है, अगर पार्शियल पेनेट्रेशन वेल्ड है, तब उसको राइट साइड में ही डालना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंबॉलिक सिंबल्स फॉर क्रॉस सेक्शन डायमेंशन कैसे प्रेजेंट करते हैं क्रॉस सेक्शन डायमेंशन में, उसमें फिलेट वेल्ड थ्रॉट थिकनेस, फिलेट वेल्ड लेग लेंथ और पेनेट्रेशन डेप्थ, वो सब कैसे प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में है यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए फिलेट वेल्ड विथ 8 mm लेग, तो 8 mm लेग वो कैसे पता चलेगा, तो हमको यहाँ पे 8 प्रेजेंट कर देना। देखो यहाँ पे ये जो फिलेट का साइज दिखाया है वो कंटिन्यूअस लाइन के ऊपर है, इसी की वजह से एरो साइड यहाँ पे, एरो जहाँ पे है वहां पे ही वेल्डिंग आएगा, डॉटेड लाइन के ऊपर कुछ नहीं है तो दूसरी साइड पे वहां पे कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी वेल्डिंग नहीं रहेगा। यहाँ पे क्लियर दिखाया है, देखिए 8 mm जो दिखा है, Z8 भी लिखा है, वो 8 भी राइट हैंड साइड ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब 8 mm का लेग लेंथ है। यहाँ पे आपको क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल समझाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके अभी A6 और यहाँ पे एरो साइड जो है कंटिन्यूअस लाइन के ऊपर दिखाया है यहाँ पे फिलेट, तो एरो साइड पे वेल्डिंग होगा, मतलब यहाँ 6 mm जिस साइड एरो साइड दिखाया, एरो साइड जिस साइड दिखाया वहां पे वेल्डिंग हुआ। A6 मतलब यहाँ पे थ्रॉट थिकनेस हुआ, एक्चुअल थ्रॉट थिकनेस, डिजाइन थ्रॉट थिकनेस हुआ, ठीक है। डिजाइन थ्रॉट थिकनेस यहाँ पे 6 mm है। अगर Z6 लिखा होगा तो वो लेग लेंथ 6 mm हो गया, वो आपको समझ में आना चाहिए। लेग लेंथ और वो सब चीज क्या है ऑलरेडी मैं चैप्टर नंबर 2 में कराया है, ठीक है। मैं आपको वापस बोल देता हूँ, देखिए यहाँ पे लेग लेंथ के बारे में पूरा डेप्थ में ऑलरेडी मैं समझाया है, कैलकुलेशन कर करके कि भाई A मतलब डिजाइन थ्रॉट थिकनेस इज इक्वल टू 0.707 इंटू जेड, और जेड इज इक्वल टू ए 1. Z = 1.41 इंटू ए, ये आपको दोनों फिगर दोनों याद रखना है, ठीक है। दोनों समीकरण याद रखना है,
उसमें आपको जेड दिया है तो आपको ए फाइंड करना है तो पहला समीकरण यूज करना है, अगर ए दिया है तो दूसरा। ऐसा नहीं कि मैं एक याद रख लेता हूँ और जेड नीचे डाल देता हूँ और फिर उसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखो ऐसे रॉन्ग होने का चांसेस है। सी स्विफ्ट का जितने भी लोग ऐसा करते हैं वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो थियोरेटिकल तो सब सही, आपका एक्सपीरियंस साइड में रख लो, आपको ये दोनों फॉर्मूला ही याद रखना है। आप कुछ देखो 2 से 3 पॉइंट का भी फर्क पड़ जाएगा ना। अगर आपको ए दिया गया है और आपको जेड फाइंड करना है, लेकिन आप दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे कि जेड इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 0.707 कर देंगे, तब वो पॉइंट में फर्क पड़ जाएगा और आपके आंसर में बहुत सारा पॉइंट में ही दिया जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा आंसर दे या कौन सा ना दे, क्योंकि आप गलत हो जाएंगे। मैं आपको एक ही सलाह देगा कि आप अगर सीस्विप का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना है, एक भी फॉर्मूला का छोड़ना नहीं है। ठीक है, जेड दिया है और ए फाइंड करना है तो पहला फॉर्मूला यूज करना है, अगर जेड फाइंड करना है और ए दिया गया है तो दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। आपको इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप ऐसा सोचेंगे कि रनिंग लाइफ में आपको यूज करने के लिए ठीक है कोई एक आप याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रनिंग लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो दोनों को अलग अलग याद करना है और दोनों का एक एक क्वेश्चन, दोनों का मतलब सॉरी सभी पेपर में एक एक क्वेश्चन इसका कैलकुलेशन का आएगा। सिंपल चीज दिया जाएगा कि डिजाइन थॉट थिकनेस इतना है, आप जेड फाइंड करो, या फिर ये इतना। देखो पेपर एकदम सिंपल का क्वेश्चन इसमें रहेगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला में कंफ्यूज ना हो इसके लिए आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे A6 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे थ्रोट थिकनेस दिया है और आपको यहाँ पे 6 mm दिया है, इसका मतलब ये जो कंटिन्यूस लाइन के ऊपर है तो वो एरो साइड जाएगा वेल्डिंग, यहाँ पे एरो साइड ये हो गया और आपको जनरली आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सिंबल्स फॉर लेंथ डायमेंशन। अगर हमको लेंथ डायमेंशन भी प्रेजेंट करना है तब कैसे हम प्रेजेंट करेंगे तो उसी के बारे में है। ठीक है, तो वो ऑल टाइम राइट साइड डिसाइड करते हैं, राइट साइड हमको डालना है। ठीक है, जो हमारा लेंथ का डायमेंशन है वेल्ड जॉइंट कितना होना चाहिए, और देखो यहाँ पे एक मिनट में थोड़ा ऊपर का मैं यहाँ पे बोलता हूँ। लेंथ डायमेंशन वेर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड ऑफ द सिंबल। लेंथ डायमेंशन आपको राइट हैंड साइड डालना चाहिए और उसके अंदर लेंथ है वो आपको कितना रहना चाहिए, वेल्डिंग का लेंथ है उसमें स्टिच वेल्ड मानना है तो वो सब चीज लेफ्ट हैंड साइड सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड डालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Z8 यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, Z8 मतलब यहाँ पे Z8 नीचे भी दिखाया है, Z8 ऊपर भी दिखाया है, दोनों में सिंबल प्रेजेंट किया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों साइड वेल्डिंग है। नीचे का डैशेड लाइन नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट सिमेट्रिकल जॉइंट। मैं आपको पहले भी बोला सिमेट्रिकल जॉइंट में डैशेड लाइन दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन अनसिमेट्रिकल जॉइंट है उसमें आपको डैशेड लाइन कंपलसरी दिखाना जरूरी है। यहाँ पे सिमेट्रिकल जॉइंट है इसके लिए यहाँ पे डैशेड लाइन नहीं दिखाया है, लेकिन दोनों साइड सिंबल ड्रॉ किया है। Z8 ऊपर भी सिंबल है, Z8 नीचे भी सिंबल है, सिंबल जो ड्रॉ किया इसका मतलब दोनों साइड बिल्डिंग का फिलेट है। और Z8 का Z का मतलब हो गया लेग लेंथ दोनों का 8 mm है, तो ये फाइंड हो गया। अभी यहाँ पे 3 लिखा है, 3 का मतलब ये हुआ कि इसमें 3 टीच मारना है। ठीक है, 3 टीच मारना है और 150 है, तो वो जो वेल्डिंग का जो लेंथ है वो 150 है, इसका मतलब ये हुआ। और एक काउंस में लिखा है 100, तो हमको 100 का वेल्डिंग छोड़ना है, स्टिच वेल्ड छोड़ना है, 100 ऐसा करके छोड़ना है। एकदम सिंपल बात है। अगर उसको कितना भी ज्यादा वेल्डिंग मारना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z n/1/E। एन का मतलब हो गया यहाँ पे एल, सॉरी N/L/E। एन का मतलब हो गया कितना वेल्डिंग मारना है, वो 3 मारना है तो 3, 4 मारना है, 10 मारना है, 15 मारना है तो 15 लिखना है। एल मतलब कितना लेंथ का वेल्डिंग मारना है वो वहां पे लिखना है, और काउंस में ई लिखा है मतलब कितना वेल्डिंग छोड़ना है। यहाँ पे डैशेड लाइन नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज सिमेट्रिकल वेल्ड, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऊपर भी वेल्डिंग मारना है फिर नीचे उसी की सेम सिमेट्रिकल में नहीं छोड़ना है, दूसरी जगह मारना है। तो यहाँ पे देखो इसी के लिए भी यहाँ पे ऐसा दिया गया है, ऐसा किया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसके हिसाब से थोड़ा वेल्डिंग मारना है, उसके ऑपोजिट साइड में थोड़ा छोड़ना है। ये जो जेड टाइप दिखाया है बड़ा जेड, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको याद रखना है। कंप्लेन
कॉम्प्लीमेंट्री इंडिकेशन, देखो यहाँ पे फ्लैग जो है वो एकदम ब्लैकिस्ट है, तो उसका मतलब हो गया वो साइट वेल्ड है। तो फील्ड वेल्ड भी बोलते हैं उसको, फील्ड वेल्ड या साइट वेल्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये आपको दोनों एक चीज याद रखना है, कोई एक पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, कोई एक पेपर में एक क्वेश्चन आएगा। अगर आपका ABCDE इसमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, EF भी पेपर है, तो वो कोई में से सभी में एक एक क्वेश्चन इसी का रहेगा, किसी में ऊपर वाला क्वेश्चन रहेगा, किसी में नीचे वाला क्वेश्चन रहेगा। तो फील्ड और साइट वेल्ड जो है उसको एक फ्लैग है और उसको ब्लैकिस्ट दिखाते हैं, और फेरिकल वेल्ड जो है पूरा राउंड में अराउंड वेल्ड मारना है, पूरा फुल सर्कल वेल्ड मारना है, तो उसको एरो के ऊपर एरो लाइन और कंटिन्यूस लाइन के जहाँ पे टच होता है दोनों को कंटिन्यूस ऐसा राउंड बना देना है। और यहाँ पे फ्लैग बना देंगे तो फील्ड वेल्ड और साइड वेल्ड हो गया, राउंड बना देंगे तो वो फुल कंटिन्यूस वेल्ड हो गया। ओके, अभी ये बात हो गया हमारा सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब चीज के बारे में, लेकिन कौन सा वेल्डिंग मारना है उसके बारे में हम अगर जानना है तो वो जो एरो है उसके पीछे ऐसा क्रॉस कर देना है और उसके पीछे नंबरिंग डाल देना है। 111 नंबर डाला है तो MMA वेल्डिंग, 121 डाला है तो SAW ही वेल्डिंग मारना है, 131 लिखा है तो उसका मिग वेल्डिंग ही मारना है, 135 है तो मैग वेल्डिंग मारना है, 136 है तो FCAW वेल्डिंग मानना है, 137 है तो फिर वो दूसरा टाइप का स्टड वेल्ड वेल्डिंग मानना है। ठीक है, वो सब अलग अलग है, लेकिन आपको यहाँ पे चार जो है वो कंपलसरी याद रखना है। 111 MMAW, 121 SAW, 131 मिग वेल्डिंग, 135 मैग वेल्डिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका भी आएगा। ठीक है, मैं क्या बोला कि यहाँ पे इतना सारा क्वेश्चन क्या हो, 6 क्वेश्चन क्यों हो गए, लेकिन जिस जो पेपर में ये दोनों क्वेश्चन नहीं रहेंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसी में ये क्वेश्चन आएगा, वहां पे जनरली आपको MMAW के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको 111 लिखा जाएगा, तो वो कौन सा वेल्डिंग प्रेजेंट करता है ऐसा बोल दिया जाएगा, तो आपको SMAW, GTAW, JMAW, SAW, मिगमैग ऐसा करके ऑप्शन रहेगा, तो आपको 111 है तो MMA वेल्डिंग लिखना है। आपको ये फंडा याद रखना है। ओके, जर्मन ड्राइंग आप देखेंगे तो जर्मन ड्राइंग में ऐसा जनरली प्रेजेंट ज़्यादा करते हैं। मैं जर्मन ड्राइंग में काम किया है, जर्मनी सॉरी ये जापानीज ड्राइंग, नॉट जर्मन, सॉरी मैं गलत बोल गया, जापानीज जो ड्राइंग है उसमें जनरली ऐसा प्रेजेंट करते हैं, और मैंने मित्सुबिशी के साथ काम किया तो उसमें भी ऐसा प्रेजेंट रहता था, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट है तो आप टेल के अंदर ऐसा बॉक्स भी बना के वो अंदर लिख देंगे कि WPS आपके पास जो है वो डिजाइनर लिख देगा यहाँ पे यही WPS यूज करना है, यहाँ पे यही WPS यूज करना है, ऐसा करके लिख देंगे, तब आपको वो भी एक दिक्कत नहीं रहेगा कि कौन सा वो जॉइंट वेल्डिंग मारने में कौन सा WPS यूज करना है, क्या डालना है, वो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो वो जो ड्राइंग में ये जो सिंबल प्रेजेंट करते हैं वो एकदम सिंप्लिसिटी से प्रेजेंट करते हैं, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक ही साथ में मिल जाएगा, वैसा होता है। इसी की वजह से आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, WPS भी आपको प्रेजेंट करना है तो वैसे करके प्रेजेंट कर देना चाहिए। ठीक है, मैं बोला कि वो जो किसी का फ्लैग क्वेश्चन नहीं आएगा उसका राउंड कंटिन्यूस वेल्ड वाला आएगा, और कंटिन्यूस वेल्ड वाला में जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसका कोई एक पेपर में, ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का टॉपिक है कि लास्ट में 111 ड्रॉ कर दिया जाएगा तो कौन सा वेल्डिंग प्रेजेंट करते, कौन सा प्रोसेस प्रेजेंट करते हैं तो वो पूछ दिया जाएगा। और चौथा पेपर जो है वो तीनों क्वेश्चन नहीं आएंगे तो एक क्वेश्चन आएगा WPS कैसे प्रेजेंट करना है, ये WPS लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द प्रेजेंट ऑफ बिल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, ऐसा करके आपको आंसर देना है। ओके, अभी तक क्या था, एक एक क्वेश्चन के बारे में, एक क्वेश्चन आएगा तो सभी पेपर में वो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चारों क्वेश्चन अलग अलग डिस्कस किया, मतलब चारों में से कोई एक पेपर के अंदर आएगा, तो आपको ये याद रखना है 2020 एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेल्ड सिंबल अकॉर्डेंस विथ AWS 2.4, यहाँ पे AWS 2.4 की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है। थोड़ा चेंज क्या है, मैनी ऑफ द सिंबल कन्वेंशन दैट आर स्पेसिफाइड BSEN 22553, ये आपको याद रखना है। ठीक है, द सेम दोज आर यूज्ड इन WPS, BSEN 22553 का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आपको ये याद ही रखना। मैं पहले भी बोला अभी भी बोल देता हूँ,
ओके, मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में, अमेरिकन सोसाइटी और यूरोपियन स्टैंडर्ड में? ओनली वन रेफरेंस लाइन इज यूज्ड, कंटिन्यूअस लाइन, उसमें डॉटेड लाइन नहीं रहता है, रेफरेंस लाइन ही रहता है AWS 2.4 में, ठीक है। सिंबल फॉर द वेल डिटेल ऑन अ एरो साइड गो अनरिथन ऑफ द रेफरेंस लाइन, जो एरो साइड जो रहेगा वो रेफरेंस लाइन के ऊपर ही वो सिंबल ड्रॉ करेंगे तो वो एरो साइड ही जाएगा, और रेफरेंस लाइन के बॉटम में जो प्रेजेंट करेंगे ऑन द टॉप ऑफ द रेफरेंस लाइन जो सिंबल है वो अदर जाएगा। बॉटम में जो आप प्रेजेंट करेंगे एरो साइड के वो नीचे जाएगा एरो साइड के, और जो एरो साइड के ऊपर प्रेजेंट करेंगे वो अदर साइड, वो ऊपर प्रेजेंट करेंगे वो अदर साइड जाएगा। यहाँ पे मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ, यूरोपियन स्टैंडर्ड में थोड़ा अलग था। देखो यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया है, ठीक है, ऊपर ड्रॉ किया है वो नीचे जाता है, अदर साइड जाता है। AWS A2.4 का कितना डिफरेंट है मैं यही बोल रहा हूँ। ये जो ऊपर कैप ड्रॉ किया है वो नीचे जाएगा, अदर साइड जाएगा, और नीचे ड्रॉ किया है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है अमेरिकन सोसाइटी में। ओके, अभी पोजीशन, पोजीशन का कितना सारा है, 1G 2G 4G 5G 6G इतना करके पोजीशन है। जनरली हम मैं ऑलरेडी सेक्शन 9 में पार्ट 2 जो है आर्टिकल 1 पार्ट 2 में 2 घंटे का सेशन लिया, उसमें पोजीशन के बारे में पूरा डेप्थ में नॉलेज दिया है। पोजीशन के बारे में तो दिया है लेकिन अंगुलर कैसा होता है उसके बारे में भी डेप्थ में समझाया है, लेकिन यूरोपियन स्टैंडर्ड में उसका थोड़ा अलग है। PA PB PC PD PE PF PG एंड HL045 JL045 ऐसा करके यहाँ पे प्रेजेंट किया है। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं 1G 2G 3G 4G 5G 6G ऐसा करके बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग है। एक रूम के अंदर आप बंद है ऐसा समझिए, आप चेयर पे बैठे हैं या फिर आप बेड पे बैठे, जो भी है रूम के अंदर है, आप वहां पे बैठे हैं, तो आपका जहाँ पे पैर है उसको फ्लैट जो वेल्डिंग मानना है, जो आपका पैर है वहां पे वेल्डिंग मानना है, उसको बोलते हैं PA। आपका फ्लोर जो है वो खत्म होके दूसरा वर्टिकल जो वॉल स्टार्ट होता है वो जो कॉर्नर वेल्डिंग मारना है उसको बोलते हैं PB। और हमारा आंखों के सामने जो फ्लोर वॉल है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल में वेल्डिंग मारना है उसको PC बोलते हैं। और फिर वो जो वॉल है वो ऊपर सीलिंग के साथ जहाँ पे कॉर्नर बनता है फिलेट वो PD है। हमारा ओवरहेड हमारे माथे के ऊपर वेल्डिंग मारना है, फैन जहाँ पे है वैसा वेल्डिंग मारना है नीचा खड़ा रह के, तो उसको बोलते हैं P। और वर्टिकल अप जो हमारा वॉल है, एग्जैक्ट आंखों के सामने का वॉल है, वो वर्टिकल अप वेल्डिंग नीचे से ऊपर वेल्डिंग मारना है तो उसको बोलते हैं PF। और डाउन वेल्डिंग, वर्टिकल डाउन वेल्डिंग मारना है, ऊपर से नीचे वेल्डिंग मारना है, उसको PG बोलते हैं। तो आपको ये फंडा याद रखना है। एकदम आप है ना एक रूम के अंदर बंद हो जाइए, रूम के अंदर आप इमेजिन करिए कि भाई 1G है, हमारा पैर है वहां के 1G मारना है, वो जो फ्लोर खत्म हुआ और जहां से आगे का हमारे आंखों के सामने का दीवार स्टार्ट हुआ वो कॉर्नर का फिलेट बना है उसको PB 2F बोलते हैं। और हमारा ओरिजेंटल हमारा जो सामने का वॉल है वो ओरिजेंटल वेल्डिंग मानना है उसको बोलते हैं PC बोलते हैं। और हमारा वॉल और ऊपर का सीलिंग दोनों आता है वहां पे जो फिलेट बनता है उसको फॉर F बोलते हैं। हमारा फैन के ऊपर जो है हमारा माथे के ऊपर हमारा हाथ ऊपर जब करेंगे और वैसे वेल्डिंग मारेंगे उसको बोलते हैं हम 4G, उसको बोलते हैं 4GP, ठीक है। और हमारा वर्टिकल अप जो वेल्डिंग मारेंगे उसको PF, वर्टिकल डाउन वेल्डिंग मारेंगे उसको PG। तो ये हो गया पोजीशन के बारे में पूरा डेप्थ में। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा ये समझ में आया होगा, और जो आगे के वीडियो स्विफ्ट के नहीं देखे हैं वो देखेंगे तो ज़्यादा आपको डेप्थ में पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।